नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम सही चल रही होगी। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर इंडियन पॉलिटी का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड 35 पीआईक्यूज करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि मेरी जो वीडियो की लाइट है वो काफी डिम है। वो इसलिए कर रखा है क्योंकि जो हमारा बोर्ड है वो है ब्लैक कलर का। जब भी मैं लाइट जलाता हूँ तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शंस आते हैं। वो इतने ज्यादा रिफ्लेक्शंस आते हैं कि जो लिखा हुआ है वो ढंग से दिख नहीं पाता। इसलिए मैंने जानबूझ के वीडियो की लाइट है वो डिम करके रखी हुई है ताकि आप लोगों को बोर्ड ढंग से दिख सके। मेरे फेस से क्या लेने देना, आपको बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए कि जो लिखा हुआ है क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और जो मैं लिखूंगा, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको ढंग से दिखना चाहिए। मेरे फेस से आपसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वीडियो 2 मिनट का टाइम लूंगा बस। ये वीडियो एक स्टूडेंट के लिए डेडिकेट है। एक सब्सक्राइबर है, उसने बोला था कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड पीआईक्यूज करवा दीजिए, तो मैं उससे रिलेटेड लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर आपका भी मन है, कौन सा भी आपके कोचिंग में मान के चलो इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, ठीक है, मान के चलो दांडी मार्च पढ़ा दिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं मैं कर पाऊंगा। मान के चलो आपके एक टॉपिक आता है, बहुत बड़ा चैप्टर है वाइसराय करके, है ना, और वाइसराय से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका वाइसराय का रिलेटेड पीआईक्यूज करने का मन है या आपको एमसीक्यूज करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमें इस टॉपिक के एमसीक्यूज करने हैं। मैं उसी का एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में 2008 और यूपी पीएससी जीआईसी के अंदर पूछा गया है 2010 के अंदर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ। हम लोग जानते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, तो वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है वो किस आर्टिकल के अंदर है। तो ऑप्शन है आपके पास 4, आर्टिकल 368, आर्टिकल 316, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 352। तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 368। अब मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीज बताने वाला हूँ किससे रिलेटेड, अमेंडमेंट प्रोसीजर से, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीजर से लेके फैक्चुअल चीजें बताने वाला हूँ। आपको मैं एक और चीज बता दूं, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन लिखूंगा बोर्ड पर, जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता एक्सेप्ट आईएएस का। वो आईएएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फैक्चुअल, सॉरी वो पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल। मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको मैं हर एक चीज फैक्चुअल चीज बताऊंगा, ठीक है, जो कि स्टेट पीसीएस से लेके हर एक एग्जाम में आएगा। बस एक चीज को छोड़ के, एक एग्जाम को छोड़ के, आईएएस के एग्जाम को छोड़ के, वो आईएएस का जो पूछा जाता है वो थोड़ा डीपली पूछा जाता है और कंसेप्चुअल पूछा जाता है। लेकिन जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप जितने भी मैं आपको दूंगा, लिखूंगा, ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर सबसे पहले हम बात करते हैं किस पार्ट में है, तो ध्यान रखना पार्ट 20 के अंदर मेंशन है। अमेंडमेंट प्रोसीजर कहां पर है, पार्ट 20 के अंदर। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है आपका 368। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसने कहां से बोरो कर रखा है, कहां से ले रखा है हमने, किस कंट्री से उसको बोरो कर रखा है, तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीका, ठीक है सर। चौथा पॉइंट, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर बिल है, या ये बोलो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस कहाँ होगा, इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ, मतलब किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो आप एक मेंबर हो लोकसभा के, राज्यसभा के, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप चाहो तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब क्या है, अब मान के चलो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस कहाँ हो सकता है बताओ, चाहे तो आप राज्यसभा में कर दो या फिर लोकसभा में कर दो, ठीक है। मान के चलो आपने राज्यसभा में किया और राज्यसभा से बिल क्या हो गया, पास हो गया, लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ, तो अब बिल का क्या होगा, जो बिल होगा वो हो जाएगा आपका रिजेक्ट। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मान के चलो आपने जो अमेंडमेंट बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और लोकसभा से ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से ये पास नहीं हुआ, राज्यसभा से ये पास नहीं हुआ, अब बिल का क्या होगा, क्या बोलोगे, फिर से बिल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब मान के चलो आपने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। अब बिल क्या होगा, अब बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड वीटो पावर लगा सकता है क्या? क्या प्रेसिडेंट जो अमेंडमेंट बिल है क्या उसको रिजेक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया तो उसको असेंट देनी ही होगी, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में कहा गया है। उसको हम करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो ध्यान रखना, फिर से मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये है ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ज्वाइंट सिटिंग नॉट अवेलेबल फॉर, किसके लिए अवेलेबल नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए, ठीक है? तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं करवाई जा सकती। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है? ज्वाइंट सिटिंग जब डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक मतलब ये जो दो कंडीशंस है, उसको हम डेडलॉक कंडीशंस कहते हैं, ठीक है? और भी है इसके अंदर, ये नहीं है कि ओनली यही दो कंडीशंस है, और भी कई सारी कंडीशंस होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेडलॉक हो जाता है। पहली बात तो अमेंडमेंट बिल के लिए डेडलॉक होगा ही नहीं, ठीक है? अगर डेडलॉक होगा ही नहीं तो फिर जॉइंट सेटिंग भी नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है। और कौन सा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? और क्या याद करना है कि प्रेसिडेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो वीटो पावर कैनॉट यूज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते? मैं आपको पहले बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड, ठीक है? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अमेंडमेंट प्रोसीजर पार्ट 20 के अंदर है, आर्टिकल 368 के मेंशन है, कहाँ से हमने बोरो किया है, किस कंट्री से हमने ले रखा है, साउथ अफ्रीका से ले रखा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप चाहे तो लोकसभा में फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर लो या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर लो। अगर मान के चलो राज्यसभा से पास हो गया लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। मान के चलो लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ तो बिल हो जाएगा। मान के चलो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर ये किसको भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते, किसके अगेंस्ट? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थे। फिर से समझो, अगर पार्लियामेंट के पास बिल आया तो प्रेसिडेंट को 100% अपनी असेंट देनी होगी, 100% साइन करने होंगे, ठीक है? तो ये सारे के सारी चीज इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बता दो, इसको जो प्रोविजन है कौन सा, ये लास्ट वाला, प्रेसिडेंट कैनॉट यूज वीटो पावर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसको ऐड किया था 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, ठीक है? इसको और डिटेल में हम करेंगे लेकिन बाद में। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड। और भी दो चार चीजें हैं उसको हम करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 368। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जा चुका है 3-4 बार। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है हमने कहाँ से बोरो कर रखा है? तो हमने बोरो कर रखा है साउथ अफ्रीका से, ठीक है? साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर को अडॉप्ट किया हुआ है। अब देखो, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन सी फीचर्स बोरो कर रखे हैं, क्या क्या चीजें हमने बोरो कर रखी है? हम बात कर रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया से। तो ध्यान रखना, हमने ऑस्ट्रेलिया से कितनी चीज ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 चीज ले रखी है। पहला ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 108 के अंदर मेंशन है। दूसरा क्या ले रखे हैं हमने दूसरा ले रखा है कंकरेंट लिस्ट। आप लोग जानते हो लिस्ट के शेड्यूल में है, तो आप बोलोगे ये 7th शेड्यूल में है। और किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो आर्टिकल है आपका 246। ध्यान रखना, आर्टिकल पूछे जाते हैं बार बार। तीसरा क्या है?
तीसरा है आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स किस आर्टिकल में मेंशन है बताओ? आप बोलोगे आर्टिकल 301 के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 प्रोविजंस अडॉप्ट कर रखे हैं। पहला जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 108 के अंदर मेंशन है, कंकरेंट लिस्ट आर्टिकल 246 में, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स आर्टिकल 30 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अमेरिका की। अमेरिका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका से हमने काफी सारे प्रोविजंस अडॉप्ट किए हुए हैं। अमेरिका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने क्या ले रखा है? हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ले रखा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला क्या ले रखा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा हमने प्रिमल ले रखा है। क्या ले रखा है? प्रिमल का कंसेप्ट हमें अमेरिका से ले रखा है। तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। फोर्थ जुडिशियल रिव्यू। क्या ले रखा है? जुडिशियल रिव्यू। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने किस कंट्री से अडॉप्ट कर रखा है, तो ध्यान रखना अमेरिका से। चौथा कौन सा है? फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स ले रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना? हाँ, और क्या ले रखा है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल पूछा गया है। ठीक है, कई सारे एग्जाम्स में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा गया है, तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आपका 61। नेक्स्ट क्या ले रखा है? नेक्स्ट प्रोविजन रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, एक को ले रखा है, यहाँ पर कर देता हूँ। लास्ट कौन सा ले रखा है? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसलिए अमेरिका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका से हमने कई सारे फीचर्स अडॉप्ट कर रखे हैं। तो जल्दी से बता देते हैं। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा प्रिम्बल, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो अमेरिका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए साथ साथ। अब बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका की। किसकी बात कर रहे हैं हम? साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। तो ये बताती है साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट कर रखी है। पहला मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, अमेंडमेंट प्रोसीजर, अमेंडमेंट प्रोसीजर पहला ये ले रखा है। फिर दूसरा प्रोविजन क्या है? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से हमने दो चीजें अडॉप्ट कर रखी हैं, पहला अमेंडमेंट प्रोसीजर और दूसरा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसको भी करता हूं मैं रेस। अब बात करते हैं हम जर्मनी की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? जर्मनी। जर्मनी से हमने बस एक प्रोविजन ले रखा है, वो है आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आप लोग जानते हो जैसे ही आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगा रही है, नेशनल इमरजेंसी मेंशन है, अगर जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, बस एक्सेप्ट
आर्टिकल 20 एंड 21। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये पूछा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ये प्रोविजन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो ध्यान रखना, ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो आर्टिकल 359। ठीक है, आर्टिकल 359 के अंदर क्या रखा है कि जैसी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे, बस दो आर्टिकल्स को छोड़ के। कौन सा आर्टिकल को छोड़ के? आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है सर, तो ये सारा का सारा याद होना चाहिए आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट है, एमपीपीसीएस प्री 2020 के अंदर पूछा गया है। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पढ़िए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। सेकंड क्या बोल रहा है? आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो मैं ये बता दूं कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 की। ठीक है, तो 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दो चीजें की गई थी। क्या की कितनी चीज की गई थी? दो चीजें की गई थी। पहला जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया था, ध्यान रखना, एम्पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पार्लियामेंट को अधिकार दे दिया गया कि पार्लियामेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद केस 1 एंड भारतीय केस भी आया था। फिर दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा प्रोविजन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या बोला था दूसरे प्रोविजन में? मतलब सेकंड प्रोविजन क्या था इसका? कि जो प्रेसिडेंट है कैन नॉट यूज वीटो पावर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये कह दिया गया था कि अगर प्रेसिडेंट के पास अमेंडमेंट बिल आता है तो प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही होगी। कंपलसरी कर दिया था। क्या कर दिया था? कंपलसरी कर दिया था। मान के चलो एक ऑर्डिनरी बिल आ रहा है, कौन सा बिल आ रहा है? ठीक है, ऑर्डिनरी बिल आ रहा है तो प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज कर सकते हैं। कितनी वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास? 3 होती हैं, एक पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एक एब्सोल्यूट वीटो। लेकिन अगर मनी बिल आया, ध्यान रखना, अगर 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 प्रेसिडेंट के पास मनी बिल आया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया तो प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को यूज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते किस किस के अगेंस्ट? मनी बिल के अगेंस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रोविजन इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब पढ़िए, आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं 116 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो 101st के द्वारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। क्या लाया गया था? जीएसटी को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जीएसटी को ऐड किया गया था कहां पर? आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 में। ठीक है, सब क्लॉज 2 में ध्यान रखना, जीएसटी को, अगर जीएसटी से रिलेटेड जीएसटी को क्या करना होगा? चेंज करना होगा, अमेंड करना होगा, तो पार्लियामेंट को असेंट लेनी होगी किसकी?
हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसको हम करेंगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं क्या है इसका मतलब। तो जीएसटी को ऐड कर देगा था आर्टिकल 368 सेकंड के अंदर, और जीएसटी के आर्टिकल में एक आपने पढ़ रखा होगा जीएसटी काउंसिल, है ना। जीएसटी काउंसिल काफी बार पूछा जाता है कि जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 279 ए के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है बोथ आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड द सेकंड बोथ आर करेक्ट। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आरएस आरटीएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया है। पढ़िए, द प्रेसिडेंट पावर टू वीटो a bill for amendment of the constitution has been taken away by the substituting the word shall give his assent by which amendment। ऑप्शन है आपके पास चार, 44th, 23rd, 24th या 42nd। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट साहब मजबूर है अपनी असेंट देने के लिए, वो अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको ऐड किया गया था इस प्रोविजन को 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पीछे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के अंदर पूछा गया है और यूपी यूडीए एलडी के अंदर पूछा गया है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको मैंने अभी भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो आप एक बिल लेकर आए, अमेंडमेंट बिल लेकर आए, क्या लेकर आए, अमेंडमेंट बिल, तो आप चाहो तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप चाहो तो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो आपको जिसमें इंट्रोड्यूस करना है उसी में करो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस से याद आया, ओनली इन लोकसभा, ये प्रोविजन किसके लिए है, ये प्रोविजन मनी बिल के लिए है। किसके लिए, मनी बिल। आर्टिकल क्या है इसका, आर्टिकल 108, ठीक है। तो ध्यान रखना, मनी बिल जो कि आर्टिकल 108 के अंदर मेंशन है, मनी बिल ओनली कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ओनली इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। मनी बिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो अब बताइए क्या सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जो अमेंडमेंट बिल है उसको आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, आईएसपी 935 में पूछा गया है, ठीक है। Which of the following are the matters on which the constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than the half of the states? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन मेथड दे रखे हैं कि आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। कितने मेथड दे रखे हैं, 3 मेथड्स मेंशन है। कितने मेथड्स, 3 मेथड्स। पहला मेथड क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ। आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना, प्लीज थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लो, है ना। मुझे पता है कि मैं थोड़ा मतलब पढ़ाने में लगा रहता हूँ, मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट नहीं करता, मैं आपको कोई बाहर की चीजें नहीं बता पाता, आपको मैं थोड़ा हंसा नहीं पाता, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है यार, आपके पास टाइम कम है, आप पढ़ो, ठीक है। और आप रिविजन कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं सही बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, लेकिन आप रिविजन कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है, एकदम बेस्ट है, ठीक है। 3 मेथड्स है किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है। पहला, पार्लियामेंट पास करेगी, किससे, बाय स्पेशल मेजोरिटी। दूसरा, पार्लियामेंट पास करेगी बाय सिंपल मेजोरिटी। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट बिल पास करेगी किसके द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी। साथ ही साथ पार्लियामेंट को कंसेंट लेना पड़ेगा विद हाफ ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है सर। मान के चलो अमेंडमेंट बिल आया
और आपको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, चेंज करना है। कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसको पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जो पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगी, कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है, लेकिन पार्लियामेंट को कंसर्न लेना होता है, सहमति लेनी होती है हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से, यहां से, हाफ ऑफ, ठीक है, आधा। ध्यान रखना, पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किससे पास होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से। किससे, सिंपल मेजोरिटी से। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से सिंपल मेजोरिटी से और स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर आधारित है, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन थर्ड वाले पॉइंट पे है, ठीक है। तो कौन से प्रोविजंस है, कौन से प्रोविजंस है, अगर उसको अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट को हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से सहमति लेनी होगी। पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी, असेंट लेनी पड़ेगी। तो कौन से प्रोविजंस है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए मेरे को स्पेस चाहिए यार, इसको इरेज कर दो ना, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पार्लियामेंट विद, किसके साथ कंसर्न करना पड़ेगा, विद द कंसर्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ऐसे कौन से प्रोविजंस है, तो ध्यान रखना वो प्रोविजंस होने चाहिए फेडरल फीचर्स। कौन से, फेडरल फीचर्स, ठीक है। अगर फेडरल फीचर से रिलेटेड कुछ अमेंड करना है तो पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या करना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी, कंसर्न लेनी पड़ेगी। अब सॉरी, इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, तो पहला है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, कुछ भी हो, अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट करने हैं तो कंसेंट करनी पड़ेगी, पहला। दूसरा पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और स्टेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओनली क्या लिख देता हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन, ठीक है सर। तीसरा, लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। फोर्थ, तो गोला कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड, फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं हम फिफ्थ की, फिफ्थ GST। ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें ऐड किया गया है ना, ये किस में मेंशन है, ये मेंशन आर्टिकल 368 के सब क्लॉज 2 में मेंशन है, और इसमें इस लिस्ट के अंदर GST को 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है, ये ध्यान रखना है ना। सिक्स्थ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, ठीक है। सेवेंथ, एनी लिस्ट इन 7th शेड्यूल, ठीक। और 8वां क्या पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल 368 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर, की स्पेलिंग बताओ, ठीक है। ये 8 प्रोविजंस है, 8 प्रोविजन से रिलेटेड अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट को हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसेंट लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। कौन से एक बार फिर से पढ़ लो, प्रेसिडेंट से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और स्टेट, लेजिस्लेटिव पावर मतलब कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट और एनी लिस्ट इन द शेड्यूल 7th शेड्यूल और आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन इन 8 पॉइंट के ऊपर बेस्ड है।
अब हम इसको एक एक करके करेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यस, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, ये 6th दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, सेकंड भी सही है। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, तो ये बिल्कुल सही है। एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल बिल्कुल सही है। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या है, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट, तो ये इस लिस्ट में है। आप बोलोगे नहीं, ये नहीं है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना सर। इंपॉर्टेंट था, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। देखो ये क्वेश्चन है आईएएस का, तो आईएएस का जो होता है ना वो कंसेप्चुअल पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए मजा आता है आईएएस का क्वेश्चन पढ़ के। आईएएस प्री 2013 फिर से आईएएस का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा आपके पास 2 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड by the introduction of a bill in a Lok Sabha only, ठीक है। Second, if such an amendment seek to make change in the federal characters of the constitution, the amendment also required to be ratified by the legislatures of all the state of India। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? आप बोलोगे नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो और दोनों हाउस से पास होना चाहिए, ठीक है, दोनों हाउस से पास होना चाहिए और किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या बोल रखा है कि अगर फेडरल कैरेक्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के जो फेडरल फीचर्स हैं, फेडरल जो कैरेक्टर्स हैं, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना होगा तो पार्लियामेंट को स्टेट से क्या करना होगा, कंसल्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंसल्ट करनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। तो क्या ऑल द स्टेट्स? नहीं, ऑल नहीं है बल्कि हाफ है, ठीक है, सभी स्टेट से नहीं बल्कि आधे स्टेट से। अभी कितने प्रेजेंट में कितने हैं? 28 है, 28 का हाफ करोगे तो 14, तो मतलब 14 लेजिस्लेटिव असेंबली से आपको कंसल्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो नाइदर 1 और 2, ठीक है सर। इसको करते हैं क्लीन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। फिर से आईएएस प्री, अच्छा क्वेश्चन है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इन आर्टिकल 368 3 मेथड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर मेंशन, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स, आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखना, इसमें क्या अंडरलाइन करनी पड़ेगी? 3 मेथड्स, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इनिशिएट ओनली इन लोकसभा। थर्ड पढ़ो, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस कैन बी सुमन्ड, ठीक है। फोर्थ, द प्रेसिडेंट कैनॉट वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो फिर से करते हैं हम, बताओ। आर्टिकल 368 के अंदर 3 मेथड्स है, आप बोलो यस, 3 मेथड है। मैं आपको बताया था, पार्लियामेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी और पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो बिल को कैसे पास करेगी, किस मेजोरिटी से पास करेगी? वो करेगी सिंपल मेजोरिटी से, तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएट ओनली इन लोकसभा। नहीं, ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी हाउस में पास हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग की जा सकती है? आप बोलोगे नहीं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्या है? द प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है? क्योंकि इस प्रोविजन को 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ऐड किया गया था। तो कौन सा है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ पर है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। समझ में आ गया ना? इसको करते हैं इरेज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन होगा क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। पढ़ो, इन द इवेंट ऑफ अपर हाउस रिजेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास बाय द लोक हाउस, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से ये बताया था कि अगर राज्यसभा से पास हो जाता है, ठीक है, और लोकसभा से रिजेक्ट हो जाता है, तो बिल क्या होगा, बिल को हम रिजेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, रिजेक्ट मानेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, अगर लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा से पास नहीं होता तो भी बिल का क्या होगा, बिल रिजेक्ट हो जाएगा। बिल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ज्वाइंट सिटिंग है वो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द बिल हैव टू बी ड्रॉप्ड, बिल्कुल सही है। जो बिल होगा उसको एकदम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको क्लीन करते हैं, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बीपीएससी प्री 1992 में पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट बिल ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट। तो आपको बताना है फर्स्ट बिल कब पास हुआ था। ऑप्शंस 1950, 1951, 1955 और 1958। तो इसका सही आंसर है 1951। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो 1951 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 आईएसपी 2003 में पूछा गया है, पढ़िए, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। प्रेजेंट में कितने शेड्यूल हैं, प्रेजेंट में आपके 12 शेड्यूल्स हैं, तो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो 8 शेड्यूल तो थे ही, ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको शेड्यूल। ठीक है, और इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में होगा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ओरिजिनल कितने थे, ओरिजिनल 8 थे। ओरिजिनल कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। इसका मतलब 9th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है, आप बोलोगे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फिर उसके बाद 10th को किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है, आप बोलोगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 11th को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर आया 12th को किसके द्वारा ऐड किया गया है, आप बोलोगे 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये सारे के सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। 9th फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। 10th शेड्यूल को 52nd के द्वारा ऐड किया गया है। 11th शेड्यूल को 73rd के द्वारा ऐड किया गया है और 12th शेड्यूल को 74th के द्वारा ऐड किया गया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। तो बताइए 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। तो 9th शेड्यूल को किससे ऐड किया गया है, फर्स्ट से। तो फर्स्ट अमेंडमेंट कब, ध्यान रखना 1951। ठीक है सर, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। अब करते हैं रेज अब क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, RSRTS प्री री एग्जाम में पूछा गया है 2013। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 with the list second and select the correct answer using the code given below। कोड्स मैंने लिखे नहीं है तो कोड्स का लेना स्पेस था नहीं। ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर प्रोविजंस है और लिस्ट सेकंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो आपको बताना है किस प्रोविजन को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, यहाँ पे डिलीट किया गया है। तो पहला है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी। ठीक है, तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था, तो 81st, 91st, 97 या 99th। तो इसका सही आंसर है 97th। ठीक है, आगे प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज। आपके पास 3 ऑप्शंस बचे, 81st, 91st और 99th। तो आपको याद रखना है ये 81st से। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कब कहा गया था, यहाँ पे इसको डिलीट किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है, तो वो है आपका 99th। लास्ट क्या है, लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये है आपका 91st। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 RSRTS प्री 2021 के अंदर पूछा गया है। पढ़िए, which constitutional amendment act dealing with the National Judicial Appointment Commission was declared unconstitutional by the Constitutional Bench of the Supreme Court। अभी हमने पीछे किया था नेशनल, जो हमारी कोचिंग है ना, जो हमारी कोचिंग है वो थोड़ी रोड के पास है, रोड से एकदम टच है,
तो क्या जो भी व्हीकल जाता है तो उसकी आवाज आती है, ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, मतलब NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उसका सही आंसर है 99th। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये वाला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99th, ठीक है ना सर। अब हम क्वेश्चन करते हैं 14, इंपॉर्टेंट लग रहा है, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है, पढ़िए। By which of the following amendment of the Indian Constitution the term cooperative society was added in Article 19(1) के C में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अब मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। पहले इसका आंसर कर लेते हैं, चलो। 42nd, 73rd, 97 और 36। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है सर। मैं यहाँ पर कंसेप्चुअल नहीं, आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल में आपको फिर से बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं आईएएस के अंदर, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये याद कर लिया तो मैं वादा कर रहा हूँ, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने लिखा है, आपको उसको नोट डाउन करना है, उसको याद करना है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सी चीज को ऐड किया गया है, हम वो बताने वाले हैं। पहला है आर्टिकल 19, इसको ऐड किया गया था। दूसरा आर्टिकल 43 के बी को ऐड किया गया है। और तीसरा पूरा एक पार्ट को ऐड किया गया था। कौन से पार्ट को? पार्ट 9th के बी को, ठीक है। पार्ट के 9th के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। क्या है उसका टॉपिक, उसका जो हेडलाइन होती है ना, वो कौन सी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके कौन से आर्टिकल्स है जो डील करता है? क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन से आर्टिकल्स हैं। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 243 ZH से लेके 243 ZT तक, ठीक है। 243 ZH से लेके 243 ZT। और यहाँ पर पार्ट आया है, पार्ट 9। पार्ट 9 से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। पार्ट 9 से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये पार्ट 9 किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है, पार्ट 9 ए किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और पार्ट 9 का बी। अब मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है सर। तो यहाँ पर पार्ट है आपका पहला 9th को ऐड किया गया था। पार्ट 9th को ऐड किया गया था किससे? 73rd। इसमें है क्या? इसमें है आपका पंचायत। इसमें क्या है? पंचायत है। और कौन सा आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है? तो ध्यान रखना, अरे यार इसको मैं थोड़ा डिटेल में कराने वाला हूँ, ठीक है। कौन से आर्टिकल्स है इसको मैं रेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। कौन से आर्टिकल्स है? तो आप बोलोगे आर्टिकल 243 से लेके 243 तक, ठीक है सर। अब बात करते हैं हम, कलर चेंज कर लेता हूँ। अब बात करते हैं पार्ट 9th के ए को। पार्ट 9th ए को किसके द्वारा ऐड किया गया है? आप बोलोगे 74th के द्वारा, ठीक है, 74th के द्वारा। और क्या है इसके अंदर? आप बोलोगे म्युनिसिपैलिटीज। क्या है? म्युनिसिपैलिटीज है। कौन सा आर्टिकल्स है? ध्यान रखना, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल है 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, ठीक है। तो ध्यान रखना, पार्ट 9th के ए में क्या है? म्युनिसिपैलिटीज है। और म्युनिसिपैलिटीज कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है? तो आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। अब बचता है हमारा लास्ट, वो क्या है? पार्ट 9th का बी। किसके द्वारा ऐड किया गया है? अभी बताता मैं आपको, 97 के द्वारा। किससे रिलेटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है?
तो आप बोलोगे आर्टिकल 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक और बता देता हूँ, 73rd के द्वारा कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शेड्यूल 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था, और 74th के द्वारा 12th शेड्यूल को ऐड किया गया है। ठीक है सर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसको करते हैं हम क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यूपीपीसीएस मेंस और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है 2015 में। पढ़िए, व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन्स। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, जो दिल्ली है उसको एनसीआर का स्टेटस दे दिया गया था किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ये पूछा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, 69th। ठीक है, इसको करते हैं क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, काफी बार पूछा गया है। देखिए, जब गाड़ियां जाती है ना तो बहुत ज्यादा आवाज हो जाती है, जिस कारण मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और यूपी यूडीओ एलडी के अंदर पूछा गया। पढ़िए, व्हाई विच अमेंडमेंट वाज द एबल ऑफ डिफेक्शंस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया इनेक्टेड। तो देखो, आप लोगों ने एंटी डिफेक्शंस लॉ पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी डिटेल बताने वाला हूँ किस रिलेटेड, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। ठीक है सर, तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है, शेड्यूल पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये आपके 10th शेड्यूल में है। 10th शेड्यूल के अंदर साफ साफ मेंशन है। ठीक है, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है, मतलब 10th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं, तो ध्यान रखना, आर्टिकल है आपके पास दो, एक है 102, एक है 191। 102 किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना, ये है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और 191 किससे रिलेटेड है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ से ये फैक्चुअल चीजें हैं, कंसेप्चुअल आपने पढ़ा होगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल्स दो हैं, आर्टिकल 102 और 191। 102 किससे रिलेटेड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और 191 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से। तो इसका सही आंसर क्या है, 52nd, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर, which one of the following amendment to the constitution is related to the lowering the age of voters। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ, पहले वोटिंग एज, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वोटिंग एज से रिलेटेड है। तो पहले वोटिंग एज कितनी थी, आप बोलोगे पहले वोटिंग एज थी 21 ईयर्स। 21 से रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, घटा दिया गया 18 ईयर्स के लिए। ठीक है, 18, पहले 21 साल के होंगे जब आप वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन अब कितने, 18 साल। इसको किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा चेंज किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखना, 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, वोटिंग एज रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, किसके द्वारा, 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। यहाँ पर दो कमीशन हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला कमीशन इलेक्शन कमीशन, पहला कौन सा है, इलेक्शन कमीशन। तो ये काफी बार पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल बताइए, तो ध्यान रखना, ये है आर्टिकल 324। दूसरा कमीशन कौन सा है, आप बोलोगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 243 के अंदर। ठीक है, तो 61st के द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 21 टू 18,
आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन है और आर्टिकल 243 के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ठीक है सर, इसको करते हैं रेस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री 2021 के अंदर पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए आपको डेट याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेंगी? डेट याद करनी पड़ेंगे। तो देखिए डेट याद करते हैं। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको ये सारी डेट याद करनी है। गोलकनाथ केस कब आया था? 1967 में। केशवानंद भारती केस यहाँ था 1973 में। ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो ये आया था 1971 में। और 42nd कब आया है? आप याद रखना 1976 में। और भी केसेस हैं, और कौन से केसेस आपको याद होने चाहिए, है ना? पूछा जा सकता है बेरूबारी केस। कौन सा? बेरूबारी केस कब आया था? तो याद रखना 1970 के अंदर। एक और पूछा जा सकता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था? 1978 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। और भी कई सारे केसेस हैं, जैसे बेरूबारी केस हो गया। एक और केस था बड़ा अच्छा था, इंदिरा साहनी केस, मनेका गांधी केस, है ना? मनेका गांधी कब आया था? 1978 में। लिख देता हूँ, मनेका गांधी केस कब आया है? तो ध्यान रखना 1978 में। ठीक है, तो बताइए, इसको अरेंज कीजिए। पहले सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा फर्स्ट, पहले आएगा, यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ, पहले आएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद 1971, फिर आएगा थर्ड, फिर क्या आएगा? फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा फोर्थ। ठीक है, तो 1 3 2 4 तो है 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारे के सारे आपको डेट याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 47 बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज टर्म एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो उसका सही आंसर है 42nd। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस काफी बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स रिक्वायर कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मैंने आपको 8 प्रोविजंस बताए थे कि इन 8 प्रोविजंस को चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट को असेंट लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैंने आपको ये पूरा बता रखा है, पूरा डिटेल में बता रखा है, मैं फिर से नहीं बता रहा। तो देखते हैं, फेडरल फीचर्स, फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है, मैं बताया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी सही है, आर्टिकल 368 बताया था। फोर्थ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉर्डर और नेम ऑफ द स्टेट्स, ये गलत है, इसका 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो और बता देता हूँ। ठीक, एक तो 3 प्रोविजंस, चौथा मैं क्या करूँ, ये मेरे अंदर है, ये मेरे खून के अंदर ही है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं हर चीज को कम से कम 3 से 4 बार लिखता था। ठीक है, अब ये खून के अंदर बच चुका है, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे मजबूर हूँ लिखने के लिए। ठीक है, फेडरल प्रोविजंस, राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर लिख लो हाई कोर्ट। फिर से मैं वो लिस्ट बना रहा हूँ पूरी 8 के 8। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हो गया। और क्या बचता है? प्रेसिडेंट। फिफ्थ क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया। और क्या बचता है भाई? हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर। 6 क्या है? लेजिस्लेटिव पावर। 7 बताओ, जीएसटी। 8 डायरेक्ट लिखता हूँ 7 शेड्यूल के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक और है 9, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
स्टेट इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये 9th के हो गए क्योंकि ये फेडरल फीचर्स है, वो फर्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं 21, झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, पढ़िए। Which constitutional amendment bifurcate the combined National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe into two separate bodies? ये समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में कराने वाला हूँ, और ध्यान रखना मैं कंसेप्चुअल चीज दूंगा, फैक्चुअल चीज दूंगा, कंसेप्चुअल नहीं। तो आपको कंसेप्ट तो आपको अपने क्वेश्चंस में यहाँ पे उसमें पढ़ना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, फैक्चुअल बता रहा हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता हूँ वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक सिंगल बॉडी बनाई थी। क्या बनाई थी? एक सिंगल बॉडी बनाई गई थी, ठीक है, जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, किस आर्टिकल में? ये ध्यान रखना, आर्टिकल 338 के अंदर। ठीक है, 65th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक सिंगल बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 338 के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। क्या आता है? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो सिंगल बॉडी थी, जो हमारी सिंगल बॉडी थी, जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उसको बाइफरकेट कर दिया। क्या कर दिया? उसको बाइफरकेट कर दिया, मतलब दो बॉडीज के अंदर चेंज कर दिया। पहले क्या थी? पहले सिंगल बॉडी थी, तो इसको दो बॉडी बना दी गई। नाम क्या था? तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। दूसरे का नाम क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। किस आर्टिकल में? तो ध्यान रखना, आर्टिकल पूछे जाते हैं कई बार, आर्टिकल 338। और ये किस में है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, वो किस में है? आर्टिकल 338 के ए में। ठीक है, एक और चीज याद रखना है आपको, आर्टिकल यहां पर लिखा हूं, यहां पर, हाँ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कौन सी? बैकवर्ड क्लासेस। ये किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, ये आर्टिकल 338 के बी में। किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है? तो ध्यान रखना, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो आपको यहाँ पर 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 का ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल 338 का बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, कैसे पूछा जाता है? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 338 बी को ऐड किया गया है? तो ध्यान रखना, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 89। ठीक है, 89। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसको करते हैं प्लेन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। एमपीपीसीएस प्री और एफसीआई के अंदर पूछा गया है, व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। आपको मैं जल्दी से इसके फैक्ट्स बता देता हूँ, फैक्चुअल चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले ये कहाँ से बोरो कर रखा है, कहाँ से ये अडॉप्ट कर रखा है? तो ध्यान रखना, ये हमने ले रखा है रशिया से। ठीक है, किस पार्ट में है? आप बोलोगे पार्ट ए, फोर्थ का ए। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो देखना, आर्टिकल 51 के ए में मेंशन है। कितनी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? आप बोलोगे 11। ठीक है, 11th ड्यूटी है, जो 11th ड्यूटी है उसको किसके द्वारा ऐड किया गया है? तो देखना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है।
किस कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था? तो किस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है? तो ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को। अब किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। वो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और आपको चीजें बता देता हूँ, ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो नॉन जस्टिशिएबल है। वो कैसी है? नॉन जस्टिशिएबल है। तीसरा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ओनली अप्लीकेबल्स टू सिटीजन्स। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ओनली सिटीजन्स के लिए अप्लीकेबल है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है और साथ साथ एलियंस के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है, विदेशियों के लिए भी है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें याद है तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, इसको करते हैं अवरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। कई बार पूछा गया है आईएएस यूपी टीचर्स में, By which constitution amendment the number of central ministers has been limited to 15% of the total number of member of the Lok Sabha। तो ध्यान रखना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज है वो क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। क्या है वो? कितना? 15% ऑफ लोक सभा। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था? तो ध्यान रखना, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका साइज कितना होगा? लोकसभा का 15%। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए, 91st। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यूपी यूडीएलडी के अंदर पूछा गया है, सिक्किम बिकम अ न्यू स्टेट बाय 30, 34th, 35th एंड 36th। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36 के द्वारा। ठीक है, 36 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th यूपी पीसीएस मेन 2006 में पढ़िए। Which amendment of the Constitution inserted a new Article 21A in the Constitution providing right to education? 86th, 87th, 88th और 89th। तो इसका सही आंसर है 89th। ठीक है, 89th के द्वारा। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, नहीं 89 सॉरी 86 के द्वारा। किसके द्वारा? 86 के द्वारा। 86 के द्वारा क्या क्या चीज हुई है? सबसे पहले आर्टिकल 21A को ऐड किया गया है, पहला। दूसरा, आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को चेंज किया था और आर्टिकल 51 के ए में मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11th ड्यूटी को ऐड किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के ए को ऐड किया गया है। आर्टिकल 45 जो कि क्या है आपका डीपीएसपी है, उसकी लैंग्वेज को चेंज किया था और आर्टिकल 51 के ए में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? 86 अमेंडमेंट एक्ट, 89 नहीं है। ठीक है, 89 से तो क्या हुआ था? बाइफर्केट की गई थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी हमने किया था पीछे, उससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 इंपॉर्टेंट है। लिस्ट 1 के अंदर अमेंडमेंट है और लिस्ट 2 के अंदर कुछ प्रोविजंस है। जल्दी करेंगे। 13 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? नागालैंड एंटी डिफेक्शन लॉ या क्लैरिफाइड द स्टेट। ठीक है, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज। तो इसका सही आंसर है 13 अमेंडमेंट किस रिलेटेड है? नागालैंड से। 18th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ या क्लैरिफाइड द टर्म ऑफ स्टेट का जो टर्म था क्लैरिफाई किया था, और द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज। तो 18 है किससे रिलेटेड?
क्लेरिफाई द स्टेट। 39th है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और एक और है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उसको चले नहीं कर सकते। 52nd मैं आपको बता चुका हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ, अरेंज तुम खुद कर लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। MPPSC प्री 2015 में पूछा गया है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। तो ऑप्शन है आपके पास 4, 37th, 38th, 44th, 42nd। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले कैसा था, आर्टिकल 31 के अंदर मेंशन था। क्या था, आर्टिकल 31 के अंदर मेंशन था एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया कब, 1978 में, और इसको डिलीट कर दिया गया। क्या कर दिया, इसको डिलीटेड कर दिया गया। किसको, आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया। अब कहां पर है, प्रेजेंट में कहां मेंशन है, प्रेजेंट में ये मेंशन है आर्टिकल, बताइए, 300 के ए में। किस पार्ट में, पार्ट भी पूछा जाता है, पार्ट 12th में, ठीक है। और कैसा राइट है ये, अब ध्यान रखना, अब ये एक लीगल राइट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है लीगल राइट से, ठीक है। तो ध्यान रखना, राइट टू प्रॉपर्टी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में ये लीगल राइट है, पार्ट 12 के अंदर मेंशन है और आर्टिकल 300 ए में। तो बताइए राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डिलीट किया गया है, तो वो आंसर है 44th वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको करते हैं रेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सीडीएस 2017 में पूछा गया है, पढ़ो। Which of the following statement about the 73rd and the 74th Constitutional Amendment Act is correct? तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के करेक्ट है, ठीक है। तो पहला, it make it mandatory for all the state to establish 3-tier system of the government. Second, representative should be directly elected for the 5 years. Third क्या है, there should be mandatory reservation of 1/3 of all the states in all panchayat at all level for women. तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑल 3 राइट्स, ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ पीएससी के अंदर पूछा गया 2020 में, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गुड एंड सर्विस टैक्स इम्पोज। तो आपसे पूछा रहा है कि जीएसटी किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इम्पोज की गई है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ जीएसटी 101, ठीक है। 101 के द्वारा जीएसटी को लाया गया है, और किस आर्टिकल में जीएसटी, ध्यान रखना जीएसटी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है आपका 279 के ए में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एसएससी 2018 में पूछा गया है, द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू द म्युनिसिपैलिटी बाय एडिंग। तो मैंने आपको पहले बता चुका था पार्ट 9th के ए में, ठीक है। पार्ट फिर से आपको बता रहा हूँ, पार्ट 9th को किसके द्वारा ऐड किया गया है, पार्ट 9th को किसके द्वारा ऐड किया गया है, 73rd के द्वारा, 73rd, पार्ट 9th के ए को 74th के द्वारा, और पार्ट 9th के बी को 97th के द्वारा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, यूपीपीसीएस 2017 एसएससी और एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्जाम से पूछा गया है। द वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीम्बल के बारे में बता देता हूँ। तो प्रीम्बल, सबसे ये बताइए सबसे पहले कि जो प्रीम्बल है उसको बोरो कहाँ से किया है, तो ध्यान रखना ये बोरो का रखा है अमेरिका से, ये मैं आपको पहले बता चुका था। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 टर्म्स को
3 शब्दों को ऐड किया गया है प्रिम्बल में। कौन से शब्द है वो 3? पहले ध्यान रखना, पहला है सोशलिस्ट, पहला कौन सा है? सोशलिस्ट, दूसरा है सेकुलर और तीसरा है आपका इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रिम्बल कहां से बोरो कर रखा है? अमेरिका से। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रिम्बल में 3 शब्दों को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रिम्बल को अमेंड किया जा सकता है? क्या प्रिम्बल को अमेंड किया जा सकता है? आप बोलोगे यस, बिल्कुल किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया गया है? 42nd के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? 42nd, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। एसएससी में पूछा जा चुका है, पढ़िए। इन विच कंट्री पीपल्स पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि किस कंट्री के जो पीपल्स है, किस कंट्री के जो आदमी है, लोग हैं, सिटीजन्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, किस कंट्री के पीपल्स अमेंडमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 4, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और यूएसए। तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो स्विट्जरलैंड के जो पीपल्स है वो जब अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अमेंडमेंट प्रोसीजर के अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा स्विट्जरलैंड के पीपल्स के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एसएससी कंबाइंड मैट्रिक्स लेवल प्री एग्जाम से पूछा गया है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट ही। तो मैंने आपको ये पहले बता चुका है कि जैसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास आएगा तो वो अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये किस में दे रखा है? ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। ठीक है सर, वीटो पावर किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल, चलो मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको वीटो पावर के बारे में बताया, वैसे आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, वीटो पावर आर्टिकल किस में मेंशन है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, आर्टिकल 111 में मेंशन है। दूसरा, जो प्रेसिडेंट है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज, किस किस के लिए, किस किस बिल के लिए? तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला है मनी बिल, एक मनी बिल के लिए अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो ये आर्टिकल 108 के अंदर है। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये बिल किस आर्टिकल में मेंशन है? मैंने बहुत बार कर लिया, ये था आर्टिकल 368। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको? टाइप ऑफ वीटो पावर्स कितने प्रकार के हैं? यहाँ आपके पास 3 चेंज कर देता हूँ, है ना। 3 प्रकार के हैं। एक है आपका एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा आपका सस्पेंसिव वीटो और तीसरा है आपका पॉकेट वीटो। कौन सा? पॉकेट वीटो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉकेट वीटो, जो आपका पॉकेट वीटो है, सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया है और कौन से बिल के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ध्यान रखना, पॉकेट वीटो सबसे पहले प्रेसिडेंट जेल सिंह के द्वारा यूज किया गया था। किसके अगेंस्ट? ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके अगेंस्ट किया गया था? पोस्ट ऑफिस बिल के लिए यूज किया गया था। तो ध्यान रखना, पॉकेट वीटो सबसे पहले प्रेसिडेंट जेल सिंह के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, और किस बिल के अगेंस्ट? पोस्ट ऑफिस बिल के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और ठीक है, बस इतना याद कर दो। इसको करते हैं अवरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एसएससी, सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, पढ़िए। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू विच 4 रीजनल लैंग्वेजेस नेम्ड बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली वेयर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस की फैक्चुअल चीजें बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, जो मैं करा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे पहले बताओ किस पार्ट के अंदर मेंशन है, तो आप बोलोगे पार्ट 17 के अंदर, ठीक है। किस शेड्यूल में मेंशन है, तो आप बोलोगे ये है आपका 8th शेड्यूल में। किसके अंदर मेंशन है, 8th शेड्यूल के अंदर। कौन से आर्टिकल्स है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करते हैं, तो आप बोलोगे 344 टू 351, ठीक है। अब बताओ ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, ओरिजिनल लैंग्वेज थी 14, प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में है आपकी 22। पहले कितनी थी, पहले लैंग्वेज कितनी थी, 14 थी, अब प्रेजेंट में कितनी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो आपको ये बताना है, कुछ तो अमेंडमेंट हुए होंगे, कुछ तो अमेंडमेंट हुए, तो कितने अमेंडमेंट हुए, 3 अमेंडमेंट्स हुए। 3 अमेंडमेंट्स के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला आया था 21st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 21st के द्वारा एक लैंग्वेज को ऐड किया गया था जिसका नाम था सिंधी। ध्यान रखना, सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। दूसरा है आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 71st के द्वारा 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। 21st के द्वारा एक लैंग्वेज को ऐड किया गया था जिसका नाम था सिंधी, और 71st के द्वारा 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। 71st के द्वारा 71 के द्वारा कितने लैंग्वेज को ऐड किया गया है, 3 लैंग्वेज को। उसका आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए, और मैं उसको एक ट्रिक बताऊंगा सॉरी बोल के थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा, जिसका नाम है कौन का मन नेपाली। तो बताओ भाई, कौन का मन नेपाली, किसका मन नेपाली, मेरा मन नेपाली। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन कनी, दूसरा मणिपुरी, और तीसरा कौन सा है, नेपाली, ठीक है। तो 71st के द्वारा 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब आता है लास्ट, कौन सा, 92nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 92nd के द्वारा 92nd के द्वारा 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। कितने लैंग्वेज को, 4 लैंग्वेज को। उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका बहुत बेहतरीन है। 2 सन बोर्ड में, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। कौन सी लैंग्वेज थी, 2 सन बोर्ड में। ये एक ट्रिक है, थोड़ी सी याद कर लेना। तो 4 लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ, 2 से डोगरी, सन से संथली, ठीक है, बोध से बोधू, और मैं से मैथिली, ठीक है। 2 से डोगरी, संथली, बोधू और मैथिली, 2 सन बोर्ड में। 71st के द्वारा 3 लैंग्वेज, कौन का मन नेपाली, किसका मन नेपाली, कौन का नहीं आता, किसका मन नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd के द्वारा डोगरी, संथली, बोधू, मैथिली, और 21st के द्वारा सिंधी। ये सारी की सारी आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, रिलेटेड टू बोधू, डोगरी, संथली और मैथिली। ये किसके द्वारा ऐड किया गया था, 92nd के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2, 92nd, ठीक है सर। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं 35th, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करूंगा। यूपी पीसीएस का सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो लिस्ट 1 के अंदर इंस्टीट्यूशंस है और लिस्ट 2 के अंदर आर्टिकल्स हैं। तो आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो पहला आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। तो कैग का आर्टिकल है आर्टिकल 148। फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323 के ए में, और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो आर्टिकल 315, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपका मन है किसी भी सब्जेक्ट का कौन सा भी टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करवा दूंगा, ठीक है। एमसीक्यूज करवा दूंगा, पीवाईक्यूज करवा दूंगा, ठीक है।
अब मैं इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ लेकिन आप लोगों का सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, आपकी एक छोटी सी कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ये समझ लीजिए मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोचिंग में जाओ, एक सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, फिर कौन सा टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक मुझे कमेंट करो, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए, जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, उसके मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये मैं वादा कर रहा हूँ, आप कौन सा भी टॉपिक बोलोगे, ठीक है, वादा कर रहा हूँ उससे बाहर जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसका मेरा वादा है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि पसंद आए हो। तो जो चलते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा सा बोरिंग टाइप है मेरा सीजन, लेकिन ठीक है। नमस्कार।